तो चलो, तो बच्चों मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग आज क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 8 किस में आता है? केमिस्ट्री में आता है। और चैप्टर का नाम है बेटा जर्नी इनसाइड द एटम। जर्नी इनसाइड द एटम। एक्चुअल में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कायदे से एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम का स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि एटम कैसा है दिखने में, किन किन चीजों से मिलकर बना है। पुरानी बुक में इस चैप्टर का नाम हुआ करता था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मुझे लगता है ज्यादा नाम वो सूट करता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बट ठीक है, नई बुक में इसका नाम रखा गया है जर्नी इनसाइड द एटम। हम यहाँ समझने वाले हैं कि एटम कैसा है, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, किन किन चीजों से मिलके बना है। और इससे भी ज्यादा चैप्टर आगे जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें यह भी समझ आएगा क्यों डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में रिएक्ट करके नए कंपाउंड बनाते हैं। ये चैप्टर वहां तक जाएगा। पर ठीक है, शुरुआत इस चैप्टर की स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही होती है। ठीक है, चलो। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं बेटा, तो ये ध्यान देना, फिलहाल कुछ देर सुनना क्या बोल रहे हैं। देखो, तुमको लास्ट चैप्टर जो पढ़ाया था केमिस्ट्री का, दैट इज मिक्सचर, वहां आई थिंक ये बात हो गई थी। मैंने आपको चैप्टर में कुछ ऐसी चीज भी पढ़ाई थी जो सिलेबस का हिस्सा नहीं थी, तो देखो आपको यहां भी काम आएगी। याद करो, मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होते हैं, याद है? क्या बोला था? मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये बोला गया था, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसको मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैटर कहते हैं। ये आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। और उसी चैप्टर में आपको ये जानकारी भी दी गई थी कि मैटर अपने आप में एक सिंगल यूनिट नहीं है, वो खुद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। और उन पार्टिकल्स को क्या कहते थे भाई? उन पार्टिकल्स को कहते थे एटम्स। क्या कहते थे? एटम। मतलब पिछला चैप्टर पढ़ के अगर तुम यहां आ रहे हो, केमिस्ट्री का मिक्सचर चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। ये आपको बताया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर किसके बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। कुछ मैटर के केस में वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम ही है। और तुम जानते हो कौन से मैटर है? एलिमेंट्स। एलिमेंट के केस में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है। और कुछ मैटर जैसे कि कंपाउंड जिनको कहते थे, उन कंपाउंड के केस में जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है? वो एटम नहीं, ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स है। बट जो मॉलिक्यूल्स है वो भी तो किसका बना है? एटम से ही मिलकर बना है। तो ले दे के निष्कर्ष लास्ट चैप्टर में ही निकल चुका था कि सबसे छोटा पार्टिकल इस ब्रह्मांड में अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है? एटम। क्या है? एटम। और उसी पे तो चैप्टर बेस्ड है। अगर आप एटम की एग्जिस्टेंस को मानते हैं कि एटम जैसा कुछ होता है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि वो एटम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। और तभी चैप्टर का नाम रखा है क्या? जर्नी इनसाइड द एटम। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो वही बातें यहां लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, जो कि ऑलरेडी आपको लास्ट चैप्टर में बढ़ा दिया था कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर। आपके पास आसपास कोई भी चीज है जिसका मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज द मैटर है। तो मैटर किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं? एटम, है ना। और तुम भी जानते हैं कुछ मैटर के केस में जो पार्टिकल है स्मॉलेस्ट वो एटम है, वो कौन है? एलिमेंट। और कुछ मैटर जो कंपाउंड टाइप वाले हैं उनके केस में स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। बट मॉलिक्यूल खुद किसका बना है? एटम्स को। तो ले दे के हम ये मानते हैं कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर इस ब्रह्मांड में अगर कोई मौजूद है, अब तक जो पढ़ा उसके आधार पर तो ये मानते थे कि वो कौन है? एटम। कौन है? एटम। चलो, तो वही लिखा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है? कि एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, और ये एटम ही है जो उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ये लास्ट वाली स्टेटमेंट आपको जो चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ऐसा क्यों कहा गया था इंट्रोडक्शन में। फिलहाल सुनो कि क्या बोला। कहता है कि एटम ही किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। और साथ में एक बात और कह रहा है कि एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने के साथ साथ वो सब्सटेंस या वो चीज है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। जैसे जैसे आप चैप्टर में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी कि ऐसा क्यों कहा गया था। अब मानेंगे कि सच में ऐसा है कि किसी भी एलिमेंट का एटम ही वो फैक्टर है
जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी डिसाइड करता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चलो, अर्लियर साइंटिस्ट बिलीव एटम वाज इंडिविजुअल। सोच में शुरुआत में जब एटम की एग्जिस्टेंस को माना गया कि मैटर एटम से बने होते हैं, तो ये माना गया कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। बट ये बाद में गलत साबित हो गया। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, एटम को भी और स्टडी किया गया, तो पता लगा कि एटम छोटा जरूर होता है, बट एटम खुद 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। वन इज इलेक्ट्रॉन, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, अनदर इज प्रोटॉन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड द तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो। तो कह रहा है कि शुरुआत में ये माना गया, जब आदमी ने माना कि एटम किसके बने हैं, सॉरी मैटर किसके बने हैं, एटम्स के, तो कुछ समय तक तो यही माना गया कि एटम ही सबसे छोटा यूनिट है। बट जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, केमिस्ट्री को और पढ़ा गया, एटम के स्ट्रक्चर को और पढ़ा गया, तो ये पता लगा कि एटम खुद 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। वन इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, चल तो आगे जाते। यहां बता रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। बाकी चैप्टर बहुत ब्रीफ में या बहुत डिस्क्राइब करके बताया जाएगा बाद में, पर फिलहाल इंट्रोडक्शन दे रहे। ठीक है, चल स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर आपको थोड़ी जानकारी दे बेटा, तो एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। आज के सिनेरियो में हमको मालूम है कि एटम अपने आप में एक सिंगल यूनिट नहीं है, वो खुद 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। और वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है? वन इज प्रोटॉन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज, और एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। और यहां भी अगर आपको जानकारी दूं, एटम के स्ट्रक्चर, जब हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे तो सब बातें आएंगी। फिलहाल मेरा इंट्रोडक्शन है, सिर्फ ये नहीं करेंगे मैं तो पढ़ा देगी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है ना, ये चैप्टर में सब धीरे धीरे आएगा। दैट इज जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात कर रहे। एक्चुअल में एटम के सेंटर पे एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक्चुअल में हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उससे साबित हुआ कि वहां एक स्ट्रक्चर है। कहां? एटम के अंदर, उसके सेंटर पे, जहां सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को कहा गया है क्या? न्यूक्लियस। क्या कहा गया उसको? न्यूक्लियस। ठीक है, ये चैप्टर में आगे आएगा, बट फिलहाल आपको बता रहे हैं कि जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, उसमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये दोनों के दोनों कहां मौजूद होते हैं? ये एटम के सेंटर में जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है उसमें मौजूद होते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। और बाकी बच गया क्या? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का, वो कहां मौजूद होता है? वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। क्या करता है? रिवॉल्व। थोड़ा बहुत आपको एटम का स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि एटम कैसा है। कैसा एटम? 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। उसमें भी क्या जानकारी दी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों कहां हैं? एटम के सेंटर में एक स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियस कहते हैं वहां मौजूद है, और बाकी जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस का क्या करता है? एक सर्कुलर ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, और इन दोनों को मिलके कहते हैं क्या? न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? जब मैं बोलूं न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, क्यों कहते होंगे न्यूक्लियॉन? बिकॉज दोनों के दोनों ही कहां होते हैं? दोनों के ही दोनों न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में मिलकर क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये सबका पता भी आपको होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। अब यहां देखो, ये छोटा सा जानकारी आपको दी कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो उसकी लोकेशन क्या है? वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, और चार्ज कैसा होता है उसपे? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कहां हैं? न्यूक्लियस के इनसाइड पे होते हैं, और यही कारण है कि न्यूक्लियस के इनसाइड पे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। दोनों पे चार्ज बराबर होता है, बट चार्ज की जो पोलैरिटी है वो अलग होती है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव पोलैरिटी होती है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बट बाकी चार्ज की वैल्यू या मैग्नीट्यूड बराबर होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। एक डिस्कशन आ रहा है कि व्हाई डू वी बिलीव एटम कंटेन चार्ज पार्टिकल। भाई इंसान जब साइंस को पढ़ रहा हो, कहीं भी तो ऐसा आया होगा ना समय कि जब उसने माना या उसको लगने लगा कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल। आप खुद सोचो ना, एटम इतना छोटा है, किसने एटम को देखा? एटम बहुत स्मॉल होता है। अब उस एटम जो बहुत स्मॉल होता है उसके अंदर भी आप बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तुमको लगता है किसी ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखा? तो जो चीज आपने कभी देखी ही नहीं, जिसको देख पाना ही बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसके एग्जिस्टेंस को कैसे मान लिया? तो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी ना, या कुछ ऐसी फिनोमिनाज नेचर में देखने को मिला होगा ना, जिसके आधार पे हमको ये मानना पड़ा या हम आज इस बात पे बिलीव करते हैं कि वहां चार्ज पार्टिकल जैसा कुछ होता है कि नहीं? तो एक एक्सपेरिमेंट यहां डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत बेसिक से एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा कि अगर एक कॉम दैट इज कंघी को आप क्या करें, अपने बालों पे रब करें, ठीक है? तो कंघी एक मैटर है, उसको आप अपने बालों पे रब करें और रब करके आपने देखा होगा कि अगर हम उसे क्या करते हैं, पेपर के कुछ पीसीस के नजदीक लेके आते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि पेपर के वो पीसीस उस कॉम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब एक बेसिक सी घटना आपको होती हुई दिखी। अब ये घटना से कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? एक निष्कर्ष ये निकलता है कि देखो, जो कॉम है वो मैटर था, वो एटम का बना था, और एक थ्योरी ये निकल के आती है कि उस एटम के अंदर कुछ ना कुछ क्या था, चार्ज पार्टिकल जैसा कुछ मौजूद रहा होगा। एंड सेम विद पेपर, पेपर भी किसका बना है? मैटर है, एटम का बना है, और उसके एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल रहा होगा। और जब आपने कॉम को रब किया तो उससे क्या हो गया कि उसके एटम के उसके सरफेस पे कुछ चार्ज पार्टिकल इकट्ठा हो गए, मतलब सरफेस पे एक्यूमुलेट हो। चार्ज पार्टिकल अंदर थे बट कहां इकट्ठा हो गए? सरफेस पे इकट्ठा हो गए। और जैसे ही आप उसको पेपर के नजदीक लाए तो पेपर खुद किसका बना है? एटम, और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल हैं। और वहां क्या हुआ, जब दोनों के चार्ज पार्टिकल का आपस में इंटरेक्शन हुआ, आपने छोटी क्लास से पढ़ा होगा, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, है ना? कौन सा फोर्स कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कहते हैं, है ना? वो फोर्स जो दो चार्ज पार्टिकल लगती है। और एक थ्योरी निकल के आती है कि जब आपने उसको रब किया तो उसके सरफेस पे चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट हुए होंगे, इकट्ठा हुए होंगे। और जैसे ही आप पेपर के पीसेस के उसको नजदीक लेके आए तो क्या हुआ, दोनों के सरफेस पे जो चार्ज पार्टिकल थे वो जो आपके साथ आपस में इंटरेक्ट करे, एक पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा सरफेस पे, एक पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा। और वो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, या उनकी वजह से वहां क्या आता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं? और कोई थ्योरी निकल के आ रही है कि अगर आप माने कि नहीं, हम तो नहीं मानते वहां चार्ज पार्टिकल नहीं था, तो फिर एक थ्योरी प्रेजेंट करो कि चार्ज पार्टिकल नहीं था और इस वजह से वो अट्रैक्ट किया। समझ लो कि साइंस कैसे काम करती है। आपको चीजें नहीं दिख रही बट आपको कुछ घटनाएं होते हुए दिख रही है, और उन घटनाओं से आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, है कि नहीं? तो टॉपिक था कि हम आज इस बात पे क्यों बिलीव करते हैं कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, है कि नहीं? एक कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जहां ये मानने को मजबूर होना पड़ता है कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल जैसी कोई चीज है। और अगर आप नहीं माने तो फिर दो दूसरी कोई थ्योरी जो इस बात को साबित करती हो कि हाँ भाई ये कुछ ऐसा कारण है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे भी साइंस चलती है, ऐसे भी साइंस चलती है। कोई घटना होती है तो घटना से कुछ एविडेंस मिलते हैं और एविडेंस के आधार पे भी कंक्लूजन निकाले जाते हैं, है ना? इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अगर एक बैलून को अगर हम क्या करें, वूलन दैट इज ऊनी कपड़े पे रब करे और रब करके अपने बालों के नजदीक लेके आए, तो क्या होते हैं? बाल उस बैलून की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? सेम चीज दिखती है कि जब आपने उसको रब किया तो बैलून क्या है? रबड़ का बना है। रबड़ क्या है? एटम का नहीं बना है, वो मैटर नहीं है क्या? मतलब समझ आ रहा है कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल थे जो रब करने से क्या हुए? एक्साइट हुए और सरफेस पे आके इकट्ठा हो गए। और जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, बालों के नजदीक लाते हैं, तो बाल किसके बने? बाल एटम के ही बने क्या? बाल कुछ और चीज है? बाल इज आल्सो मैटर, वो भी एटम का बना है। और जैसे ही बैलून उसके नजदीक लेके आए तो बाल में मौजूद चार्ज पार्टिकल बैलून के सरफेस पे जो चार्ज इकट्ठा हुआ उसके साथ इंटरेक्ट करता है और वहां एक फोर्स पैदा होती है। दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपके बालों को अट्रैक्ट करता है। और ऐसे बहुत, ये तो दो एग्जांपल दिए, ऐसे ना जाने ऐसे कितनी और एक्टिविटीज है जो नेचर में होती हुई दिखाई देती हैं, जो
हमको ये बिलीव कराती है, जिनके आधार पे हम आज ये मानते हैं या हम इसको मानने के लिए मजबूर होते हैं कि भैया मैटर के अंदर जो एटम है जिससे वो बना है, उस एटम के अंदर कहीं ना कोई चार्ज पार्टिकल मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। नहीं तो कोई और थ्योरी प्रेजेंट करो जिस थ्योरी में आप ये साबित कर पाओ कि देखो एटम जैसी, तो एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल जैसी कोई चीज है नहीं, बट ये वो कारण है जिसकी वजह से ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा चलता है, समझे? हाँ ना बोलो बेटा, अरे हाँ ना बोलो। तो समझ आया कि कैसे चार्ज पार्टिकल की एग्जिस्टेंस को हम बिलीव करते हैं, क्योंकि ऐसे सर्टेन बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है जहां ये दिखता है कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है और तभी ये सारी एक्टिविटीज होती हुई दिखाई देती। ठीक है, चलिए फिर आगे चलेंगे। अब आया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो है तुम्हारा मानना, बट मानने से काम नहीं चलता ना। कुछ घटना हुई, उस घटना के आधार पे आप एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ठीक है, वो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ऐसे चलता है ना। जब कोई चीज दिखती नहीं तो जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं के आधार पे बिलीव किए जाते हैं, बिलीव भी बनते हैं, उन बिलीवों को साइंस में भी माना जाता है और पढ़ा जाता है। बट बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, जो हमने कहा कि एटम 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, और मैंने कहा बेटा एटम ही इतना छोटा था, एटम ही आदमी ने ढंग से नहीं देखा आज तक, नेक्ड आई से दिखने का तो सवाल ही नहीं। और एक बहुत ही हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में भी अगर देखेंगे तो एटम बहुत साफ बहुत क्लियर दिखता नहीं है आज की डेट में भी, है ना। तो फिर सोचो कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना ही छोटा होगा, तो तुमने वो कहां से देख लिया। बट देखो ऐसा नहीं होता है कि जो चीज दिखेगी तो उसको ही माना जाएगा, कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पे भी कंक्लूजन निकलते हैं। तो बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो याद रखिए साल था 1897, जहां एक साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन। तो साल 1897 में जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। बात करते हैं वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया कि एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसा कुछ होता है, और उसको नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। सीधा आएंगे कहां कि वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया बेटा, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं क्या? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सुनना क्या कर रहे थे, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या लिए? ये जो ग्लास का ट्यूब आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं क्या? डिस्चार्ज ट्यूब। तो जे थॉमसन एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है बेटा? दैट इज नॉर्मली क्या है? गैस। इसके अंदर क्या मौजूद है? गैस। और गैस भी किस पे? लो प्रेशर पे। किस पे? गैस भी किस पे? लो प्रेशर। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लेते हैं? वो गैस लेते हैं, दैट इज नॉर्मल है, जो हवा कमरे में मौजूद होती है, एंड वो भी कौन सा? लो प्रेशर। आप भी जानते हैं इसके 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल इधर है, एक टर्मिनल इधर है। एक को सप्लाई के नेगेटिव जोड़ा तो क्या हो गया? कैथोड। और एक को किससे जोड़ा? पॉजिटिव सप्लाई दी, वो क्या हो गया? एनोड। आई थिंक ये तो जानते होंगे, नेगेटिव इज कैथोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड, ये जानते होंगे। अब सुनना, तो जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने गैस लिया, दैट गैस इज एट लो प्रेशर, और उसको क्या दे रहे हैं? हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई। क्या दिया उसको? हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई दिया। तो जे थॉमसन क्या देखते हैं? सोचो, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या देखा उन्होंने? क्या देखा कि एक बीम ऑफ लाइट बन रही है। क्या बन रही है? एक बीम ऑफ लाइट बन रही है, वो भी कहां से? कैथोड से। और वो बीम ऑफ लाइट कैथोड से बनती है और कहां जाती है? एनोड की तरफ जाती है। क्या जाती है? एनोड की तरफ। और ये जो बीम ऑफ लाइट बनी, इसको ही कहा गया क्या? कैथोड रे। क्यों कहा गया कैथोड रे? बिकॉज कैथोड टर्मिनल से बन रही है। कहां से बन रही है? कैथोड टर्मिनल से। बच्चा बोलेगा इससे क्या साबित हो? इससे क्या साबित हो? तो दुनिया को देखो, रदरफोर्ड जे थॉमसन ने कैसे एक्सप्लेन किया इस बात को। उन्होंने क्या कहा कि देखो यहां क्या था? गैस थी, वो भी किस पे? लो प्रेशर पे। वो गैस किससे बनी होगी? अपने एटमों से। तो मतलब आइडियली यहां क्या थे? जो गैस यहां मौजूद है, उस गैस के एटम मौजूद थे। अब रदरफोर्ड बोल रहा हूं, जे थॉमसन कैसे एक्सप्लेन करते हैं?
भाई देखो, जब आपने हाई वोल्टेज दिया, मुझे बताओ यहां से यहां एक बीम दिख रही है, मतलब कोई ना कोई पार्टिकल यहां से यहां बहुत तेजी से गया है, और जब वो बहुत तेजी से गया है तो उसने कुछ एनर्जी रिलीज की है, किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, और तब वो लाइट आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब मुझे बताओ नेगेटिव से कौन भागेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव पार्टिकल को छोड़ेगा ही नहीं कभी। नेगेटिव को कौन रिपेल करेगा, नेगेटिव। और इधर जा रहा है मतलब उसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है कौन, पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। अब जे थॉमसन इस बात को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि देखो यहां गैस के एटम थे, और जैसे ही मैंने हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई दिया तो उस गैस के एटम के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद था, जो हाई वोल्टेज देने पे क्या हुआ, यहां से रिपेल हुआ, और सेम टाइम पे पॉजिटिव ने क्या करा, उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट किया। और जब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां से रिपेल हुआ, पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुआ, तो बहुत तेजी से जब वो एक्सेलरेट करते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो वो क्या करने लगा, तो उसने कुछ एनर्जी रिलीज करी, किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। आप जानते हैं लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। और इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि एटम्स के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसा होता है। सोचो अगर एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसा कुछ होता नहीं तो भाई तो कितना भी हाई वोल्टेज देता, अगर कोई चीज होती ही नहीं तो क्या स्ट्रक्चर से बाहर निकलती, नहीं निकलती। बट क्या देखा जा रहा है कि जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब जहां नॉर्मल एयर फिल है लो प्रेशर पे, जब उसको हाई वोल्टेज दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक बीम ऑफ लाइट बनती हुई दिखाई दे रही है, कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ। अब दिमाग लगाओ कि कैथोड से एनोड कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैथोड तो पॉजिटिव छोड़ेगा ही नहीं, कैथोड जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को ही दूर फेंकेगा, और सेम टाइम पे एनोड उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहां से यहां क्या गया, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गया। कहां से आया वो चार्ज पार्टिकल, यहां तो जस्ट हवा थी, मतलब वो जो हवा एयर है उसके एटम्स जो वहां मौजूद थे उसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद था, जो हाई वोल्टेज देने पे वहां से स्ट्रक्चर से आउट हो गया। और जब स्ट्रक्चर से आउट हुआ तो नेगेटिव ने उसको क्या किया, रिपेल किया, पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया। और जब बहुत तेजी से एक्सेलरेट करते हुए नेगेटिव बोले तो कैथोड से एनोड की तरफ गया तो उसने क्या करा, एनर्जी रिलीज की, किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। और तब वो आपको कैथोड रे बनता हुआ दिखाई दिया। कैथोड रे मतलब वो बीम ऑफ लाइट बनता हुआ दिखाई दिया जो कैथोड से ओरिजिनेट हुआ और किधर गया, एनोड पे गया। ठीक है, इसको कहा गया है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से फाइनली दुनिया मानती थी कि चार्ज पार्टिकल जैसा कोई चीज होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां ये चीज दिखती है या हमें मानने को मजबूर होना पड़ रहा था कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल जैसी चीज है। बट फाइनली 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से साबित भी कर दिया कि एटम के अंदर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जैसा कुछ सब्सटेंस या नेगेटिव पार्टिकल मौजूद है, जिसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन। समझ आया। और इसके लिए जे थॉमसन को उस साल नोबेल प्राइज भी मिला। समझ लो, ये केमिस्ट्री या साइंस की फील्ड में बहुत बड़ा डिस्कवरी था। इससे पूरा केमिस्ट्री बदल गया, कैसे एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शन होती, जो तुम इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे ये तभी साबित हो पा रहा है या आज तभी कर पा रहे हैं जब ये मानते हो कि वहां इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ने समझा ही दिया कि उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, किसके थ्रू, गैस जो कि लो प्रेशर पे थी इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। और क्या हुआ मैंने आपको ऑलरेडी बताया। समझ आया नहीं है, बोलो। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। ग्रीन कलर का एक लाइट अपीयर हुआ, कहां से पैदा हुआ, कैथोड से, कहां गया, एनोड की तरफ। यही कारण है कि उस बीम ऑफ लाइट को क्या कहा गया, कैथोड रे कहा। क्या कहा गया, कैथोड रे कहा गया। और इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया, इस एक्सपेरिमेंट को भी नाम दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कैथोड रे का बनना, कैथोड रे मतलब उस बीम ऑफ लाइट का बनना जो एनोड से स्टार्ट हुआ, कहां गया, एनोड कह रहा हूं, कैथोड से बना और एनोड की तरफ गया। उस कैथोड रे का बनना फाइनली ये साबित करता है कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब सुनो, तो जैसे ही, अच्छा पहले इसकी बात करते हैं। ये सब तुम्हारे लिए लिखा है, तुम पढ़ लेना। जो सारी बातें बताई आपको यहाँ सब मिल जाएगा कि क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या करा, क्या ऑब्जर्वेशन किया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है,
बात करें जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो बात करें उस इलेक्ट्रॉन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं हैं, और ये जितनी भी विशेषताएं यहाँ लिखी आपको सच में पता होनी चाहिए, काम के पेपर में काम आते हैं, एमसीक्यू में काम आते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो कितना है, देखो वह है 1/1840 यू। बच्चा कहेगा यू क्या है, भाई आप मास को नापते हैं ग्राम में, किलोग्राम में, बट तुम भी जानते हो बेटा एटम बहुत छोटा है और उससे जो उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उससे भी छोटे होंगे, तो इनका मास बहुत ज्यादा तो है नहीं कि नहीं कि तो उसको किलो में या ग्राम में नापेगा। तो जो एटम है, एटम का मास नापा जाता है एक नई यूनिट में, यूनिट का नाम है यू, पूरा नाम है AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। पहले इसको AMU पूरा लिखते थे बट आजकल इसको सिर्फ U लिखते हैं, और U इज अ मास की एक बहुत अलग यूनिट है जो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास कितना है, सुनना, अरे कोई 1U मास होता होगा, नहीं होता होगा, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि एक्चुअल में बता दो तो प्रोटॉन का मास है। किसका मास है, प्रोटॉन का मास होता है 1U, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, उस 1U का भी कितना टाइम्स, 1/1840। तो तुम्हें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट एलिमेंट है, लाइट पार्टिकल है। क्या लाइट पार्टिकल है, क्या है, बहुत ही हल्का है। एक प्रोटॉन का मास 1U होता है और प्रोटॉन के मास 1U का भी कितना टाइम कम है, 1/1840 टाइम्स होता है। किसका मास, इलेक्ट्रॉन का। बात करते हैं इसके एब्सोल्यूट मास की। अगर आपको इसका मास ग्राम में ही जानना है, किसमें जानना है, ग्राम में ही जानना है, तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻28 -28। समझ रहे 28 का क्या है, अरे 9 डेसिमल के अंदर जाएगा और पॉइंट के बाद फिर भी 27 जीरो आएंगे और 27 जीरो के बाद आएगा 9 और 1। तो सोच लो कितना कम मास है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और बात करते हैं चार्ज की। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 कोलाम। कोलाम एक्चुअल में चार्ज को मेजर करने की यूनिट है। चार्ज को जैसे मास केजी में नापा जाता है, लेंथ मीटर में, किलोमीटर में नापी जाती है, इसी तरह से चार्ज को मेजर करने की जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड यूनिट है या SI यूनिट है वो है कोलाम, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसका वैल्यू याद करो, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कोलाम। और ऑब्वियस सी बात है, ये चार्ज कैसा है, इसमें पॉजिटिव तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन है भाई वो, उस पर जो चार्ज है कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और बात करें रिलेटिव चार्ज की, तो हाँ मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर अगर रिलेटिवली एक्चुअल चार्ज यही है, बट अगर रिलेटिवली बात करें तो ऐसा मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज। कितना है, 1 नेगेटिव चार्ज, बट एक्चुअल में वो रिलेटिव चार्ज है। एक्चुअल चार्ज, अगर चार्ज कभी भी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलाम, और कैसा, माइनस। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। चलो अब बात कर रहे हैं किसकी, देखो सोचो, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ साथ अपने आप ही ये मानने दिख रहा है कि प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी होगा ही होगा। क्यों, अरे एक एटम कैसा होता है, आप किसी भी मैटर को छूते हैं तो क्या आपको चार्ज महसूस होता है, नहीं होता ना। और मैटर किसका बना है, एटम का। इसका मतलब क्या है, आप मानते हैं कि एटम क्या है, मेरे हाथ में ये पेन पड़ा हुआ है, किससे बना है, एटम से। जे थॉमसन ने तो डिस्कवर कर दिया कि इसमें तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और अगर इसमें नेगेटिव चार्ज ही होता तो मुझे वो चार्ज फील होता नहीं होता, ऐसे पकड़ पाता मैं इसको। ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही है, ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ तो ये बात तो अपने आप ही साबित होगी कि वहां कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो दुनिया का हर सब्सटेंस, हर मैटर क्या होता, नेगेटिवली चार्ज होता। बट ऐसा भी नहीं होता है, एटम तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और वो कैसे संभव है, अगर वहां नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी बात साफ साफ निकल के आती है कि वहां नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ वहां उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है जो उसको न्यूट्रल कर रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी से तो अपने आप ही साबित हो रहा है कि भैया प्रोटॉन जैसी भी या बोले तो पॉजिटिव चार्ज जैसा भी कुछ वहां मौजूद होगा। ठीक है, बट
फाइनली इसकी डिस्कवरी भी किसने करी, एक साइंटिस्ट ने करी, इयोन गोल्डस्टीन। इयोन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। कैसे डिस्कवरी करी, तो उनका भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिल्कुल कैसा है, जे थॉमसन वाला है। एक अंतर है यहां कि उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने जो गैस ली है, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। क्या है, हाइड्रोजन गैस। बताऊंगा कि हाइड्रोजन गैस लेने पे ही क्यों उनको ये होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि हाइड्रोजन, जब तुम एलिमेंट की सीरीज पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे कि हाइड्रोजन सबसे पहले आता है। पहले आने से मतलब यह है कि हाइड्रोजन बहुत लाइट एलिमेंट है, बहुत ही लाइट एलिमेंट, उसका मास सबसे कम, उसका मास बाकी सभी एलिमेंटों सबसे कम है। और जब गोल्डस्टीन क्या करते हैं, जे थॉमसन की तरह उन्होंने भी क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। पर ध्यान रखना है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने कौन सी गैस ली है, नॉर्मल एयर नहीं है, वो डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। और जैसे ही डिस्चार्ज ट्यूब में वो हाइड्रोजन गैस लेते हैं बेटा, और क्या करते हैं, उसको हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई देते हैं। तो अब वो देखते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट बनती है। बट ध्यान रखना है, इस बार जो बीम ऑफ लाइट बनी वो क्या बनी, वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से किधर जाती हुई दिखाई दी, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे जाते हुए दिखी, है कि नहीं। और तुम समझ आ रहा है कि इससे क्या साबित हो रहा है। अब मुझे बताओ, एनोड से अगर बीम ऑफ लाइट बना और कहां जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे जा रहा है, इससे क्या साबित हो रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को तो वहां से जाने ही नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, याद है। तो जब हाइड्रोजन गैस को इसमें लेते हैं, वो भी लो प्रेशर में और हाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से एक बीम ऑफ लाइट बनती हुई दिख रही है, कहां की तरफ, कैथोड की तरफ। इसको कहा गया है एनोड रे। क्या कहा गया है इसको, एनोड रे। और आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि इसको एनोड रे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो कहां से बन रही है, एनोड से बन रही है। इसको एनोड रे के साथ साथ कैनाल रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाल रे भी कहते हैं। बट ये एनोड रे या कैनाल रे का बनना क्या साबित कर रहा है, क्योंकि वो एनोड से बन रही है, तो खुद सोचो कि एनोड किसको रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, नहीं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। मतलब एक्चुअल में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एनोड से मूव कर रहा है बहुत फास्टली या एक्सेलरेट करते हुए किधर की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और बताओ ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां से आया होगा, जो हाइड्रोजन गैस वहां ली गई है उसके एटम में ही कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा होगा, जो हाई वोल्टेज देने पे क्या हो गया कि पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल हुआ और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और इस प्रोसेस में जो बहुत तेजी से एक्सेलरेट करते हुए वो पॉजिटिव से या एनोड से कहा गया, कैथोड की तरफ गया, तो उसने कुछ एनर्जी लूज करी या रेडिएट करी, किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, जिसकी वजह से आपको एक बीम ऑफ लाइट बनती हुई दिखी, कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस बीम ऑफ लाइट को क्या कह रहे हैं, एनोड कह रहे हैं या एनोड रे कह रहे हैं। एनोड रे का बनना ये साबित कर दिया कि हाइड्रोजन गैस के एटम के अंदर क्या था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी था। एक्चुअल समझो क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चा कहेगा भाई हाइड्रोजन में ही क्यों, एक्चुअल तो शुरुआत में ही बता दिया कि प्रोटॉन कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है कि नहीं। बच्चा कह सकता है कि भैया जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तब क्यों नहीं निकला, तब भी तो हाई वोल्टेज दिए थे। रीजन क्या है, जब जे थॉमसन ने नॉर्मल एयर पे वो काम किया, बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो उसको एक्साइट करना आसान था, इसलिए कोई भी गैस लिया क्या हो गया, एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, और क्या करा, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ गया और कैथोड रे बनाया। बट आपने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा कि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो है, बट कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है बेटा, बाहर नहीं घूम रहा है वो, और न्यूक्लियस से इसको निकालना इतना इजी नहीं रहेगा। यहां हम कोई और तरह की गैस लेते तो सच में ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना हमेशा डिफिकल्ट ही रहेगा। बट हाइड्रोजन गैस के केस में क्या हुआ, जब आपको मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो छोटा है साइज में, उसका एटम साइज में छोटा है, उसके पास न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और उसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसके केस में ये कर पाना संभव था। समझ लो, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से क्या हो गया कि उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना बाकी एलिमेंटों के न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालने के मुकाबले क्या था, काफी
आसान था और यही कारण था कि गोल्डस्टीन ने यहाँ क्या लिया था, कौन सी गैस ली, कोई भी नॉर्मल गैस नहीं ली, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन गैस, बिकॉज हाइड्रोजन एलिमेंट का साइज छोटा होता है और उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना हटाना बाकी एलिमेंटों के न्यूक्लियस से प्रोटॉन को हटाने या निकालने से बहुत आसान था। समझ आया कि उनकी चॉइस हाइड्रोजन गैस की क्यों थी यहाँ, समझ आ नहीं समझ आ रहा, बोलो बच्चा। और इस तरह से बोलो, इस तरह से प्रोटॉन, बोले तो ये भी साबित हो गया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी मौजूद होता है और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। और पढ़ लेते हैं प्रोटॉन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, याद होनी पड़ी। देखो प्रोटॉन का मास होता है 1 U, सुनना, प्रोटॉन का रिलेटिव मास, मतलब एक प्रोटॉन का रिलेटिवली मास 1 U है, ठीक है। और तुम्हें याद है इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या लिखा था, 1/1840 U। तो आप समझ रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सच में दोनों बहुत छोटे कम ही होता है, बट अगर दोनों में कंपेयर करें तो प्रोटॉन न्यूक्लियस से बहुत भारी है। न्यूक्लियस का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी है। एक प्रोटॉन का वजन है 1 U और वही एक इलेक्ट्रॉन का वजन, एक प्रोटॉन का वजन 1 U का कितना टाइम कम है, 1/1840 टाइम्स कम है, समझ लो। और इससे याद रखना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक हैवी पार्टिकल है। क्या पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल। कौन, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक लाइट पार्टिकल है। लाइट मतलब लाइट, हल्का पार्टिकल, ठीक है। एब्सोल्यूट मास देख लो, वहां एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन का क्या था, इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास था 9.1 या 11 भी हो सकता है, वो कुछ बुक में 11 भी रहता है, कुछ बुक में 11 भी रहता है। 9.1 या 9.11 इंटू 10⁻⁻28 था। अब यहां देख लो, यहां -28 है, डेसिमल के बाद 28 0, और यहां 10⁻⁻24 है, मतलब पॉइंट क्या सिर्फ 24 0। बताओ कौन बड़ा है, -28 बड़ा है कि -24 बड़ा है, -24 बड़ा है कि नहीं। और यहां भी आपको दिख रहा है कि अगर मैं एब्सोल्यूट मास की बात करूं तो एक प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और वहीं इलेक्ट्रॉन का मास उससे कम था, बहुत कम था, कितना था, 9.1 या 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है। बात करते हैं चार्ज की। देखो जितना चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एक प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, बस सिर्फ अंतर है किसका, पोलैरिटी का। इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज नेगेटिव में है और प्रोटॉन पे ये चार्ज पॉजिटिव, दोनों पे चार्ज बराबर होता है। और तभी आपको समझ आएगा कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है। एटम में चार्ज पार्टिकल होते हैं, वहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है, वहां नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है, बट फिर भी एक एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। बोले तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है वहां उतने ही इलेक्ट्रॉन है। और जितने, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगी तो उससे क्या हुआ, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। और यही कारण है कि एटम ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, हाँ ना, चलो। और अगर हम रिलेटिव मास की बात करें तो एक प्रोटॉन पे रिलेटिव चार्ज कितना है, +1, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1। रिलेटिवली मतलब अगर मैं मानूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, रिलेटिवली उतना ही है, प्लस, है ना, -1 यहाँ +1। अब आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि हमने पढ़ा शुरुआत में ही एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, गोल्डस्टीन ने, हाँ, दैट इज इगॉन गोल्डस्टीन। अब आ गया न्यूट्रॉन कहानी में। अब ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों करी, कैसे करी, उसकी बात समझना। देखो अब जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो क्या हुआ, जब हमने एटम का मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया खुद से,
तो एटम के, क्योंकि हम ये मान चुके थे कि एटम के अंदर क्या है, दो चार्ज पार्टिकल या दो पार्टिकल है, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज प्रोटॉन। अब जब एटम का मास निकालने लगे तो देखो कहानी क्या हुई कि जब हम एटम का मास खुद से जब कैलकुलेट करके निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, वहां प्रोटॉन का मास कंसीडर किया, इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर किया, और तो हमने क्या करा, एक एटम का मास निकाला। बट जब एक्चुअल में एटम का मास निकाला गया तो वो आपके कैलकुलेटेड मास से ज्यादा आया। एक पंगा दिखने लगा कि हम जब एटम का मास खुद कैलकुलेशन से निकाल रहे हैं, जिसमें हम किसका मास ले रहे हैं, प्रोटॉन का मास ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ रहे हैं, और एक एटम का जब हमने सच में एक्चुअल में मास कैलकुलेट किया या निकाला एक्सपेरिमेंटली, तो हमने देखा दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। और यहां से एक कहानी निकल के आई जो किसने दी, जेम्स चैडविक ने 1932 में। सन इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा क्यों। 1932 में अब उन्होंने कहा कि देखो ये जो मास का गैप आ रहा है इसका कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज से ये भी साबित हो गया था कि एटम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही प्रोटॉन पे, जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, बट मास का गड़बड़ा रहा था। तो यहां कहानी ये निकल के आई, क्या इसका नाम, चैडविक ने क्या कहानी कही, वो क्या कहानी है, दैट इज थ्योरी। कहानी तो मैं बोल रहा हूं, उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट करी। थ्योरी ये थी कि एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं, क्योंकि चार्ज की बात कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज से चार्ज क्यों न्यूट्रल है वो साबित हो चुका है कि नहीं। दिक्कत सिर्फ कहां आ रही थी, मास पे। कहां आ रही दिक्कत, मास पे। तो जेम्स चैडविक थ्योरी प्रेजेंट करते हैं जो कहते हैं कि भैया वहां इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के अलावा भी एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है, समझ लो, जिसपे कोई चार्ज नहीं, बट उसका मास प्रोटॉन के ही बराबर है, उसका मास प्रोटॉन के ही बराबर। और जब उसको कंसीडर किया गया, जब उसको कंसीडर किया गया और तब जब मास कैलकुलेट किया गया तो क्या पाया गया कि जो एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल मास था एटम का, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास को जोड़ के जो कैलकुलेटेड मास से निकाला अब बराबर हो गया। अब क्या हो गया, बराबर हो। और यहां से डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूट्रॉन की। ये माना गया कि एटम के अंदर एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन भी है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, बट मास उतना ही है जितना कि एक प्रोटॉन पे है मास, है ना। और जब उसको कैलकुलेशन में लिया गया तो ये जो मास का डिफरेंस आ रहा था किसमें, एक्चुअल जो मास था एटम का और कैलकुलेटेड मास में जो डिफरेंस आ रहा था, ये डिफरेंस खत्म हो गया। और इससे न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस भी दुनिया ने मान। समझा नहीं है, समझा कि साइंस कैसे चलती है कि नहीं। चलो तो बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन क्या है बेटा, देखो जो रिलेटिव मास है न्यूट्रॉन का, देखो 1u ही है, वही जो प्रोटॉन का था, जो प्रोटॉन का है कि नहीं। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट मास की, तो देखो मास वही प्रोटॉन वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चार्ज की बात करें तो बताओ क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और लोकेशन क्या है भाई की, कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है। कहां होता है, इनसाइड दी न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक चार्ट बनाया छोटा सा, जहां आपको याद रखेगा। आप अलग अलग पन्ने में जाने से बेहतर है एक ही जगह पे देख लो कि पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो रिलेटिव चार्ज क्या है भाई पे, माइनस रिलेटिव चार्ज। वैसे तो एक्चुअल चार्ज कितना होता है इस पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ऑब्वियसली आता है माइनस में होगा, बट रिलेटिवली चार्ज क्या है, -1। बट ये लिख देना चाहिए। रिलेटिव मास क्या है, रिलेटिव मास क्या है कि एक प्रोटॉन का मास जो 1u होता है उसका 1/1840 टाइम्स होता है। कहां होता है इलेक्ट्रॉन, आउटसाइड दी न्यूक्लियस। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, उतना ही जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट ये चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रिलेटिव मास क्या है भाई का, 1u। और लोकेशन कहां है भाई की, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के मौजूद होता है। इसलिए देखो न्यूक्लियस, प्रोटॉन की डिस्कवरी में अच्छा खासा समय लग गया, क्योंकि मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो ये तो वैसे ही समझ आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन
अगर वहां नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो भैया एटम तो न्यूट्रल ही होता है ना। और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होने के बावजूद भी अगर वो पॉजिटिव न्यूट्रल है, मतलब आप उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है। बट साबित होने में टाइम क्यों लगा? क्योंकि तुमको पता है कि प्रोटॉन उस समय जब डिस्कवरी करे थे, जब तक एटम का स्ट्रक्चर नहीं पता था, उनको थोड़ी ना पता था कि न्यूक्लियस जैसी भी कुछ चीज होती है। और प्रोटॉन तो कहाँ बैठा हुआ है? न्यूक्लियस में बैठा है। ये तो आप पढ़ लिए ना पहली। अभी तो तुमने एटम का डिस्कवरी देखा ही नहीं, कैसा हुआ, स्ट्रक्चर कैसे लगा। तुमने पढ़ने से पहले ही शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है। दुनिया को इतनी जल्दी समझ आती, जे थॉमसन को पता था कि न्यूक्लियस कोई चीज होती है? वो तब तक नहीं पता लगा दुनिया को जब तक रदरफोर्ड ने गोल्डफील्ड वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तुम तो किताब में पहली पढ़ लिया ना। जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, उनको तो ना पता न्यूक्लियस जैसी कोई चीज है कि नहीं? चलो, और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? कोई चार्ज नहीं। रिलेटिव मास प्रोटॉन कितना? 1u। और कहाँ होता है भैया? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और यही कारण है कि दोनों के दोनों कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को अलग अलग ना बोल के अगर एक साथ बोलना है तो क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियॉन। ठीक है, चलो। हाँ, देखो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना तब समझ आएगा दुनिया को एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। रदरफोर्ड ने बताया। किसने बताया? रदरफोर्ड ने। बट रदरफोर्ड का मॉडल तो आज नहीं पढ़ेंगे हम लोग, बट जे थॉमसन का मॉडल पढ़ लेते हैं। तो जो जे थॉमसन ने, सुनना, 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी, है ना। और उसके बाद कुछ ही सालों बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी भी हो गई, जो किसने करी? गोल्डस्टीन ने करी। 1903 का वक्त था जब जे थॉमसन, वही व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, वो एक एटम का मॉडल भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटम का मॉडल प्रेजेंट करते थे। देखो सुनना भाई, इलेक्ट्रॉन खोज लिया, प्रोटॉन खोज लिया, और एक बात बता रहा हूं, 1903 में जब जे थॉमसन अपना मॉडल ऑफ एटम दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई है। समझ लो, तो तुम समझ रहे हो कि उनके मॉडल में न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज का जिक्र होगा ही नहीं, क्योंकि जिस वक्त वो अपना मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया के सामने, तब तक न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज का अस्तित्व माना ही नहीं गया था, उसकी कोई डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। समझा करो, साइंस की हिस्ट्री भी होती है ना, तभी समझा रहा हूं कि तुमने तो पहले पढ़ लिया ना, एक ही पन्ने पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इतना जल्दी नहीं हुआ ना। 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, उसके 7, 8, 10 साल के अंदर भी प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को मानने में या करने में 1932 आ गया, है कि नहीं। बट दुनिया चलती है ना फिर भी आधे ज्ञान के साथ, और तभी बच्चों को भी कहा जाता है कि भाई तुम लोगों की आदत ऐसी है ना कि पढ़ा नहीं समझ आया किताबन, ऐसा होता है क्या? अभी नहीं समझ आया तो उनको भी बहुत कुछ नहीं पता था, है ना। ऐसी धूल डंडा मार रहे हैं, क्या बोलते हैं, धूल में लठ मारना वाला काम, है ना। क्या उन्होंने डिस्कवरी करना बंद कर दिया कि बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभी कुछ पता नहीं, तो क्या करते हैं, जैसे बोलता है क्या मॉडल प्रेजेंट करना, अभी तो मुझे ही नहीं पता या दुनिया को ही नहीं पता कि वहां क्या क्या है। बट किया ना, गलत ही था। चलता है ऐसे, तो पढ़ाई में भी ऐसा ही है भाई। तुम उन्हें पढ़ा, किसी पॉइंट पे नहीं समझ आया तो भाई नहीं समझा, उसको मार्क कर, आगे बढ़। जब तू आगे बढ़ेगा कुछ नया जानेगा, और फिर वापस आके जब पढ़ेगा तो जो तुझे आज नहीं समझ आ रहा था तो कल समझ आएगा, है कि नहीं। साइंस से सीखो ना कितना कैसे चलता है चीजें। नहीं, वो भी बोल सकते थे पहले सब कुछ हो जाए और फिर मैं एटम का मॉडल देता। अरे जो उनको पता था उसी से उन्होंने प्रेजेंट किया, जो कि गलत था वैसे तो, कि नहीं। तो जे थॉमसन वही व्यक्ति जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। भाई मुझे लगता है इससे उत्साहित रहे होंगे। उन्होंने बोला क्या करते हैं, लगे हाथ एक एटम का मॉडल भी प्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखना, वो जो एटम का मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, टोटली थ्योरी या कह सकते हैं उनकी कल्पना के आधार पे उन्होंने ये मॉडल प्रेजेंट किया। और सच बता दूं पहले ही, ये मॉडल गलत था। क्या था, एटम जैसा वो बता रहे हैं ऐसा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था उसका बेसिस, खाली उनको ऐसा लगता था, उन्होंने मॉडल प्रेजेंट किया। तो पढ़ लेते हैं। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि 1897 में उन्होंने करी,
जे थॉमसन प्रपोज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम इन 1903। तो 1903 में उन्होंने क्या किया, एटम का मॉडल प्रपोज किया, लोगों के सामने रखा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग एटम ऐसा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। और मॉडल जो जे थॉमसन ने मॉडल प्रेजेंट किया, उस मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा कि एटम क्या है, एक स्फीयर है, गोला है, किसका, पॉजिटिव चार्ज का। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनकी खोज जब वो मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं तब तक प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज का एक बड़ा सा गेंद है, स्फीयर है, ठीक है, विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है, इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम ऐसा था, क्या, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर। तुम्हें याद है पॉजिटिव चार्ज किसको कह रहे हैं, वो प्रोटॉन को कह रहे हैं, है ना। तो उनके अनुसार एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज का एक बड़ा स्फीयर, गेंद जैसा है, बड़ा छोटा एक स्फीयर है, गेंद है, और उसके अंदर नेगेटिव जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इंबेडेड है, मतलब मौजूद है। एटम ऐसा नहीं होता है, बहुत गलत है, बट उन्होंने प्रेजेंट किया। फिर उन्होंने कहा टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये बात वो सही कह रहे थे कि नहीं, कि उस एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है टोटल, उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज है। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, मेकिंग एन एटम इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। और यही कारण है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, बोले तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, यही एटम को क्या बनाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाता है। ये उन्होंने अपने दूसरे पॉइंट में कहा। देयरफॉर एटम हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यही कारण है कि एटम के ऊपर ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज है, सिंपली वो न्यूट्रल है, ये उन्होंने कहा। समझ लो, जो कि सरासर सच्चाई से बहुत दूर की बातें हैं। एटम सच में ऐसा नहीं है। हम कल पढ़ेंगे रॉदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, गोल्डफोर्ड एक्सपेरिमेंट, और तब तुम देखा रॉदरफोर्ड ने कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया, जहां से उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एटम सच में उसका स्ट्रक्चर कैसा, सच में उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और आज तक जो हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो किसका है, रॉदरफोर्ड वाला। अब तक किसी ने इसमें, हाँ, बोर ने इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन किए थे, बट मोर एंड लेस जो एटम का स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस जैसी कोई चीज वहां मौजूद है, ये किसने दिया था, ये रॉदरफोर्ड ने बताया, जो आज तक माना जाता है। कल को कनिष्का वैज्ञानिक बन जाए और कोई एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया खोज ले और इस बात को चैलेंज कर दे तो अलग विषय है। मैं कनिष्का नाम लिया, कोई भी भाई, इंडिया वाला कोई बाहर वाला, है ना, कोई भी हो सकता, मैं नहीं हो सकता वो, अब है ना, मैं उस दौर से आगे निकल गया, अब आप बनेंगे ना कि नहीं, तो अलग विषय है। बट अभी भी जो मॉडल एटम का पढ़ा जाता है वो कौन सा है, रॉदरफोर्ड प्लस बोर कह सकते हैं, रॉदरफोर्ड प्लस बोर, क्योंकि बोर ने कुछ करेक्शन जरूर किए हैं रॉदरफोर्ड के मॉडल। ठीक है, बात करते हैं एनालॉजी क्या है, कि भाई वो कह रहे हैं कि उनके अनुसार पता क्या था, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को ना, वो क्रिसमस का केक नहीं होता है उससे कंपेयर कर रहे, कह रहे जैसे क्रिसमस का केक नहीं होता है, तो पूरा केक को क्या मान लो, ब्रेड को मान लो पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो काजू किस्में बादाम रहते ना, उनको मान लो क्या, नेगेटिव चार्ज। तो उनके अनुसार एक एटम कैसा था, क्रिसमस के केक से उसकी कल्पना कर रहे हैं कि जैसे क्रिसमस का केक होता ना, पूरा ब्रेड वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उसके अंदर जो धसे हुए क्या है, काजू किस्में बादाम, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। बट ऐसा नहीं है। या तरबूज से कंपेयर कर लो कि तरबूज का जो पूरा गोला है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर, और उसके अंदर जो काले काले बीज हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो उनके अनुसार एटम क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर जिसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड है। चाहे उसकी तुलना तुम किससे कर लो, क्रिसमस के केक से कर लो, नहीं तो तरबूज से कर लो, तरबूज इज वाटर मेलन से कर लो। बट मैंने कहा ये पूरी बातें सच्चाई से बहुत परे हैं। ठीक है, तो ये गलत साबित हो गया था। जिस साल उन्होंने प्रस्तावित किया ये माना ही नहीं गया, बट जे थॉमसन ने ये मॉडल अपने वक्त में प्रेजेंट तो किया था, बट इसको किसी ने माना तब भी नहीं, और आज भी मत मानना चाहिए, ये होता नहीं। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे बेटा, तो हम पढ़ेंगे क्या, रॉदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कि रॉदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, और रॉदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से सच में साबित हुआ कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है और न्यूक्लियस की
डिस्कवरी भी, ठीक है। बैग पैक कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम कल मिलेंगे, कल टाइम पे आना, ठीक है। बट आज जो पढ़ाया सभी को पढ़ लेना है। क्या क्या पढ़ लिया था आज हम लोगों ने? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एटम अपने आप एक सिंगल यूनिट नहीं है, 3 तरह के सबएटॉमिक पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, कैसे करी, क्या कंक्लूजन थे, ये सब पढ़ लेना। और इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, किसने की, किसने करी? ईगॉन गोल्स, है ना। और उस प्रोटॉन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लेना। एंड लास्ट, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जेम्स चैडविक ने करी, है ना। और उसके न्यूट्रॉन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लेना। एक पन्ना नहीं बनाया था जहां तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पढ़ लेना, वो पूछता है, एमसीक्यू में काम आते हैं। अब आप जाना चाहें तो आप भाग सकते हैं, ठीक है दोस्तों।